Hello friends, you're welcome again to on your YouTube channel Be Positive and myself Achika. हम डेली की तरह आज भी आप लोगों के सामने वर्ड्स ऑफ द डे लेके आए हैं और इस पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन इससे पहले कल शाम को हमारे साथ इस पूरे भारत के साथ जो एक बहुत ही दुखद घटना घटी, सीडीएस बहुत ही लीजेंड ऑफिसर जनरल बिपिन रावत जी का निधन हुआ उनकी वाइफ के साथ। ये एक बहुत ही अनरिकवरेबल क्षति है पूरे इंडिया के लिए कि उन्होंने एक बहुत ही प्रीसियस पल को लॉस किया और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और इस दुखद घटना को सहने की क्षमता प्रदान करें हम सभी को, इस देश को। और क्या और कहें हम इसके संबंध में। तो आइए अपना देखते हैं वर्ड्स ऑफ द डे में आज क्या क्या है। वैसे तो बहुत सारी वर्डिंग्स हैं लेकिन हम जिस पे डिस्कस करने चाह रहे हैं वो कौन कौन सी वर्डिंग्स हैं। तो पहले तो एग्जैम्प्ट है, सेकंड स्टीयर, थर्ड कोएर्सिव एक्शन एंड प्रोफिशिएंट एंड लास्ट वन इज ब्रेक थ्रू। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट वर्ड न्यूज़ में कहाँ से है पहले तो ये जानते हैं। चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट एग्जैम्प्ट, दिल्ली गवर्नमेंट टू कोर्ट ऑन गंभीर हेल्थ कैंप। ये गौतम गंभीर जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर रह चुके हैं हमारी इंडियन टीम के क्रिकेट के, और ये इन्होंने अभी एक वॉलेंट्री कैंप मीन्स चलाते ही रहते हैं ये अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो GGF करके है वो दिल्ली में ही। तो उसके थ्रू ये कुछ कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वॉलेंटियरी लोगों को जिनको हेल्प नहीं मिल पा रही थी इतने भागम भाग में, इतने क्रिटिकल टाइम में हॉस्पिटल्स में। तो ये एक्चुअली कोई भी मेडिकल या कॉस्मेटिक एक एक्ट बना हुआ है, अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और इनके पास लाइसेंस नहीं है। ये जनरली बस परचेज़ करते हैं और दे देते हैं उन्हें। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत ये एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप इस तरीके की चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये मुद्दा वो है। तो यहाँ पे इसीलिए ये वर्ड आया एग्जेम्प्ट। तो इनके कहने का मतलब ये है कि चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस एक्ट के, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बाहर नहीं रखा गया है। मीन्स उससे मुक्त नहीं है। ऐसी चीज़ें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ऐसी बाहर रखी गई हैं जो भी बहुत बेसिक यूज़ की चीज़ें होती हैं। लाइक अभी आपने देखा होगा जब फर्स्ट फेज़ में हमारा कोरोना का चल रहा था वेव, तो उसमें लास्ट में मीन्स आफ्टर 2-3 मंथ गवर्नमेंट ने मास्क को इसके बाहर किया हुआ था। इसलिए किया कि ये अपने मीन्स मनचाहा दाम ना वसूल सके। इसका कहने का मतलब ये होता है। ये इस एक्ट के थ्रू नहीं था, वो मेरे कहने का मतलब ये है कि कैसे कैसे एक्शंस लिया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन्होंने एग्ज़ैम्प्ट नहीं रखा है इसे, ये अभी भी उसके अंदर है। यानी कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसी चीज़ों को तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ ऑफेंस। इसकी मीनिंग क्या होती है? मुक्त होना, बाहर रखा जाना, जैसा कि बताया इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस लिस्ट, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम देयर। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है। सिनोनिम्स देख के ज़्यादा समझ में आएगा हमें। स्पेयर्ड। स्पेयर्ड मीन्स एक तरीके से बचा हुआ। ठीक है, जैसे कि हम सारी चीज़ों को इस लिस्ट के अंदर रख दिए हैं और ये बचा हुआ है, तो इस तरीके से मीन्स मुक्त है। नॉट सब्जेक्ट टू, यानी इस लिस्ट का, इस मैटर का, इस एक्ट का, इस क्लॉजेस का ये सब्जेक्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फ्री फ्रॉम, जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड है। फ्री फ्रॉम आप समझ ही रहे होंगे। एंटोनिम्स देख लेते हैं। चार्ज अप, यानी कि मुक्त होना, चार्ज से मुक्त होना, तो इसका एंटोनिम्स यही बनेगा, चार्ज अप। लायबल टू, यानी कि इसके लिए आपकी लायबिलिटी बनती है।
टैक्स देने की, फ़ी देने की, ठीक है? यहाँ पे ये है। एंड अंडर द काउंटर, ये भी एक तरीके का सिनोनिम्स है जो कि फ्रेज़ फॉर्म में है, लेकिन आप एक एंटोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ैम्प्ट वर्ड जो है, ये यहाँ पे वर्ब के तरीके यूज़ किया गया है। अगर आप इसको नाउन फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो एग्जम्पशन हो जाएगा, ठीक है? वर्ड्स और कहीं से नहीं आते, इन्हीं वर्ड्स में हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जैसे tion एक सफिक्स है, तो इसे हम ऐड करके इसे नाउन बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या है, मैन इन कॉलेज वर एक्सम्प्टेड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, ठीक है? तो कॉलेज के जितने भी मैन हैं वो एक्सम्प्टेड हैं, यानी कि बाहर रखे गए हैं, यानी कि मुक्त हैं फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, एनी काइंड ऑफ मिलिट्री सर्विस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज स्टीयर। वैसे स्टीयर के बहुत सारी मीनिंग होती है। एक बैल जो गाय का बच्चा होता है वो भी मीनिंग होती है कहीं कहीं पे। और यहाँ पे इसकी मीनिंग है, स्टीयर मीन्स मार्गदर्शन करना। एंड जनरल फॉर्म में हम मोल्ड करना को भी स्टेयर सेंस में यूज़ कर लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये किस सेंस में न्यूज़ में आया है। तो वरुण गांधी जो कि एक लेजेंड मेंबर हैं, एमपी हैं, वो बीजेपी से, अभी इस टाइम वो एमपी भी हैं। तो उन्होंने एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया है, मीन्स इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे स्टीयर वर्ड आया है कि वो लीड करेंगे उसे, ठीक है? प्राइवेट बिल फॉर एमएसपी गारंटी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस करके है आई थिंक ये। तो इसकी गारंटी के लिए ये कोई प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं, जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि फार्मर बिल को वापस लेने की बात चल रही है, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं इससे रिलेट करके न्यूज़ में है। इसका मतलब होता है मार्गदर्शन करना, लीड करना, ठीक है? इस तरीके से सिनोनिम्स देख लेते हैं इसकी। गाइड, अगेन डायरेक्ट, नेविगेट एंड पायलट, ठीक है? पायलट एक तरीके से नाउन फॉर्म में भी यूज़ होता है, लेकिन इसे हम वर्ब फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। पायलटिंग, पायलटेड, लाइक दिस, ओके? एंटोनिम से इसका फॉलो ट्रेल, यानी कि यहाँ पे फॉलो ट्रेल का मतलब ये है कि किसी के पीछे पीछे काम करना, किसी का पीछा करना। एंड सर्व इन, ऑब्वियसली सर्व इन दिस ऑफिसर, सर्व इन इस तरीके से है। मीन्स मार्गदर्शन करना एक होता है कि एक लीडरशिप की भावना आ जाना, कि हाँ होल इन होल आप ही इसे लीड कर रहे हैं, आप ही इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और एंटोनिम्स बस जस्ट इसी का उल्टा होगा, आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। पैराग्लाइडर्स यूज स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेबल पैराशूट फॉर अ विंग, ठीक है? तो स्टेरेबल यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसे आप दूसरे सेंस में भी समझिए, ताकि सिर्फ एक ही वर्ड्स की मीनिंग को स्टिक करके आप ना पढ़ें। थोड़ा सा अगर सेंस चेंज है तो आप दूसरे तरीके से भी उसे सोच सकें। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि मूवेबल, स्टेरेबल पैराशूट का मतलब मूवेबल पैराशूट होता है, इजी हैंडेबल होता है, इजी मैनेजेबल होता है। जिसे पैराग्लाइडर, पैराग्लाइडर समझते हैं ना, जो हवा में क्या कहते हैं, ऐसे उड़ान भरते हैं किसी पैराशूट को लेके, एक एक पहाड़ी से ऐसे ही दौड़ते हुए थोड़ा सा जाते हैं और फिर विंग्स उसके ओपन हो जाते हैं पैराशूट के। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात की जा रही है। अगर आपने नहीं किया है, टाइम मिलेगा तो ज़रूर करना, बहुत मज़ा आती है करने में, एक अलग ही दुनिया फील होती है वहाँ पे जाके, ओके? नेक्स्ट, नो कोएर्सिव एक्शन। ये इतना बड़ा वर्ड, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा वर्ड है। ये वर्ड है और ये एज इट इज़ सेंटेंस में यूज़ होता है। ये वर्ड का समूह है जिसे हम फ्रेज़ भी कहते हैं। मैंने आपको क्लियर किया भी था कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ एक तरीके का नाउन होता है जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे हम जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों है ये। नो coercive action against digital media without our approval, सेस मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने सेंटर को ये बोला है कि आप डिजिटल मीडिया के अगेंस्ट कोई भी कोएर्सिव एक्शन नहीं लेंगे बिना हमारे अप्रूवल के, ठीक है? कोएर्सिव एक्शन का मतलब होता है बलपूर्वक कोई भी कार्रवाई करना किसी के अगेंस्ट, ठीक है? लॉ एंड रूल के जो है वायलेशन पे, या इस तरीके से मीन्स किसी के भी अगेंस्ट जो एक्यूज्ड हो,
ठीक है, जो एक्सपेडिटेड हो, उसके खिलाफ अगर आपको कोई कड़ी कार्रवाई लेनी है जो कि इजली नहीं हैंडेबल है, तो वहाँ के लिए कोर्सिव एक्शन का मीन्स फोर्सफुली यूज़ कर लेते हैं। सिनोनिम्स इसकी है कंपल्सिव मीन्स वही कंपल्सन, कंपल्सरी तौर पे, एंड फोर्सफुली बहुत इजी क्लियर हो रहा है आपको। कई बार सिनोनिम्स ऐसे रखते हैं हम कि आपको दो चार और वर्ड्स पता चले, और कई बार जो वर्ड्स हैं उन्हीं को एक क्लियरेंस देने के लिए, क्लोजर मीनिंग देने के लिए, और ये इन दोनों ही फॉर्म में सिनोनिम्स ऐसे ही यूज़ होता है। एंटोनिम्स इसके क्या है? इलेक्टिव, ऑप्शनल एंड वॉलेंटरी। ठीक है, यानी कि आपका मन हो तो कार्रवाई करिए, इस तरीके से बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट कर सकते हैं आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ही इलेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, सॉरी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है कोएर्सिव एक्शन, ये यहाँ पे एक नाउन के तरीके यूज़ किया गया है। नो कोएर्सिव एक्शन देखिए आप, जैसा कि सेंटेंस के स्टार्ट में रखा गया है, इसका नाउन होता है, सॉरी इसका वर्ब होता है कोअर्सन। ठीक है, कोअर्सन, CION, कोअर्सन इसका नाउन वर्ब होता है। मैं पता नहीं क्यों बार बार नाउन बोल रही हूँ जबकि ये खुद एक नाउन है, और इसका वर्ब फॉर्म जो होता है वो एक तरीके से कोर्स होता है, कोर्स, और नाउन एक एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे एक दूसरे सेंस में तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द स्कूल बुली यूज्ड कोएर्सन, देखिए यहाँ पे कोएर्सन का यूज़ किया गया है, टू फोर्स द अदर किड्स टू गिव हिम देयर लंच एंड मनी। आप लोग भी स्कूल डेज से गो थ्रू हुए होंगे, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सीनियर्स होते हैं या फिर जो बहुत ही तेज तर्रार बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि बुली करते हैं बच्चों को, कैसे? एक कोएर्सन का यूज़ करके, बल का यूज़ करके। ठीक है, उनके पैसे चाहिए होते हैं, उन्हें उनके लंच अगर मम्मी लोग अच्छे अच्छे बनाए होती हैं तो उन्हें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एक बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको एग्जाम्पल समझाया गया है। नेक्स्ट, प्रोफिशिएंट, ये इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, ये है प्रोफिशिएंट लिखा हुआ, लेकिन इसे हम प्रोनाउंशिएट करेंगे प्रोफिशेंट। ठीक है, ENT की बस मीनिंग देंगे यहाँ पे। न्यूज़ में क्यों है पहले ये जानते हैं। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की CM है अभी, उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में आप कोई जॉब सीख कर रहे हैं तो पहले यू हैव टू बी, एक्चुअली यहाँ पे शुड बी का यूज किया गया है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे हैव टू बी का सेंस निकल रहा है कि प्रोफिशिएंट इन बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है दो सीकिंग जॉब्स इन स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन बंगाल, ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग देखते हैं। प्रवीण होना या दक्ष होना किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में आपकी कमांड होना, वो यहाँ पे मीनिंग दे रही है। सिनोनिम्स देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। स्किल्ड, एक्सपर्ट एंड एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स कोई भी आदत आपने इस कदर एडॉप्ट कर ली है कि आप उसके एडेप्ट हो गए हैं। ठीक है, मीन्स एकदम कमांडिंग पोस्चर जैसा कि मैंने कहा। एंटोनिम्स है इनेप्ट, इनकॉम्पिटेंट एंड इनएक्सपर्ट। इनएक्सपर्ट, एक्सपर्ट में इन्होंने इन सफिक्स ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही हम हिंदी में भी आपने देखा होगा उपसर्ग एंड प्रत्यय जोड़ जोड़ के वो बहुत सारे शब्द का विलोम और विलोम का मूल शब्द में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी वही है कि मूल वर्ड जो है वो एक्सपर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने इन सफिक्स ऐड कर दिया है, और इसकी मीनिंग जो है वो अभी जस्ट अगेंस्ट हो गई है इसके। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। द की ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे देखिए प्रोफिशिएंसी है एडजेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे प्रोफिशिएंट है वर्ब फॉर्म में, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी है एडजेक्टिव फॉर्म में। इन एनी टास्क इज रेपिटिशन, ये बता रहे हैं कि किसी भी प्रोफिशिएंसी को, किसी भी दक्षता को हासिल करने के लिए आप रिपीट करिए किसी भी चीज़ को बारी बारी, तो आप हासिल कर सकते हैं। लाइक एक आपने प्रोवर्ब भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो एग्जैक्टली वही सेंस है यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउंसिएशन एक बार देखिएगा, प्रोफिशिएंट होगा। ओके, नेक्स्ट, ब्रेक थ्रू।
ब्रेक थ्रू एक ऐसा वर्ड भी कह सकते हैं हम, और अगर इसके बीच में हम थोड़ा सा डैश लगा दें तो ये फ्रेज भी बन जाएगा। ठीक है। इसके कई सारी मीनिंग होती हैं। लाइक अगर आप ब्रेक थ्रो करके यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि दरारें पड़ना। ठीक है। और अगर हम इसे साथ में यूज़ कर रहे हैं तो ये एक एडजेक्टिव भी है, एक नाउन भी है, एंड एज वेल एज ये एक वर्ब भी है। वर्ब कैसे है? ब्रेक को आप इसकी सेकंड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं, ब्रोकन भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये आपके वर्ब फॉर्म में भी यूज़ हो जाएगा। फिलहाल इसकी मीनिंग जानते हैं। इसकी मीनिंग होती है सफलता। एक जगह पे एक जगह पे मैंने आपको बताया ही कि दरार पड़ना या ऐसा कुछ। और एक और मीनिंग होती है जो मीन्स नॉवल वगैरह में यूज़ की जाती है, और जनरली बुक राइटिंग में उसका यूज़ ज़्यादा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि लिटरेचर में उसका यूज़ ज़्यादा होता है, कि किसी भी चीज़ का की खोज करना, उसका विकास करना। ठीक है। कोई न्यू डेवलपमेंट करना, इन डेवलपमेंट नहीं, इन्वेंशन करना, किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करना, तो ये मीनिंग भी एक देता है। तो यहाँ पे इतने सारे मीनिंग को बताने का मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, बल्कि ये मतलब है कि एक इंग्लिश का वर्ड कई कई सेंटेंसेस में कई अलग अलग सेंस के साथ यूज़ होता है। और जब तक हम बहुत यूज टू नहीं है उस चीज़ को पढ़ने के करने के, तब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे अलग अलग सेंस में उसे पढ़ने की, तब तक वो हमें बेटर मीनिंग नहीं देगा। और जब हम कोई चीज़ समझेंगे नहीं अच्छे से तो हम आगे उसे अपने बिहेवियर में नहीं ला सकते। बस इतना सा मतलब है यहाँ पे। न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में क्यों है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है? बाइडेन पुतिन टॉक्स ईल नो ब्रेक थ्रू इन यूक्रेन टेंशन। सॉरी। यहाँ पे ब्रेक थ्रू का मतलब सफलता ही है कि इतनी देर इन लोगों की बात चली आपस में। वैसे तो आप समझ ही रहे हैं, बाइडेन एंड पुतिन दो बहुत ही बड़े इकोनॉमी कंट्री की बात है, और इकोनॉमी से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेटजिक कंट्री की बात हम कहना ज़्यादा सही समझेंगे, कि बाइडेन और पुतिन ये दोनों ही अपने आप में बहुत लीजेंड पर्सनालिटी हैं, और बहुत बड़ी कंट्री को ये सर्विस परस्यू भी कर रहे हैं। और इन दोनों में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कभी बनी नहीं। तो इस तरीके से इन दोनों का एक ही पॉलिटिकल अरेना पे सामने आना और इतनी देर बात करना। यूक्रेन टेंशन यहाँ पे ये है कि रशिया की टीम जो है, रशिया की सेना कह सकते हैं, वो यूक्रेन पे अलग अलग, मुझे बहुत अच्छे से न्यूज़ नहीं पता, लेकिन मुझे जो पता है आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा देख के। वो शायद अटैक कर रही है, और इन्होंने अपनी ट्रूप्स यहाँ पे, बाइडेन ने अपनी ट्रूप्स यहाँ पे लिया है। बाइडेन आप समझ ही रहे होंगे, 48 प्रेसिडेंट ऑफ 48 ही हैं आई थिंक अमेरिका के। तो इन दोनों के बीच में बात चली और यूक्रेन टेंशन का कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा का मतलब ये है कि आप अपनी ट्रूप्स हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, कितनी सिक्योरिटी देंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से। तो यही है, यहाँ पे कोई सफलता नहीं मिली। सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ना। प्रोग्रेस, अगेन। क्वांटम लीप, क्वांटम लीप की लिटरल मीनिंग होती है लंबी छलांग लेना। ठीक है। तो इस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है। एंटोनिम्स की बात करें अगर हम, तो एंटोनिम्स की बात ये सेटबैक का यूज़ किया गया है। सेटबैक मीन्स असफलता एक तरीके से। हिच, हिच मीन्स किसी से बंधा हुआ, कोई काम में रुकावट बनना। ठीक है। डिकेडेंस, डिकेडेंस जो है वो डीके वर्ड से लिया गया है, बना है। ठीक है। एक नाउन फॉर्म में। तो यहाँ पे वो है। डीके मीनिंग आप समझ रहे हैं ना, क्षरण होना, क्षय होना धीरे धीरे किसी भी चीज़ का, इस तरीके। एग्जाम्पल, वन ब्रेक थ्रू इज़ ऑल इफ़ विल टेक अ चेंज द वर्ल्ड। एक ब्रेक थ्रू ही बहुत है। यहाँ पे देखिए ब्रेक थ्रू का क्या यूज़ है, जो मैंने आपको दूसरी मीनिंग बताई थी कि कोई इन्वेंशन करना। ठीक है। कोई डिस्कवरी करना। तो ये कह रहा है कि एक ब्रेक थ्रू ही बहुत है अगर वो वर्ल्ड में बहुत कोई अच्छा चेंज ला सकती है, पॉजिटिव चेंज ला सकती है। ठीक है। तो ये हुए हमारे 5 वर्ड्स ऑफ द डे। इसके बाद हम एज़ यूजुअल क्या पढ़ेंगे?
यस, लेट्स लर्न विद फन। तो आइए देखते हैं इसमें आज क्या सरप्राइज है। यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड हैं होमोफोन। एक है अफेक्ट और एक है इफ़ेक्ट। ठीक है, इन दोनों की मीनिंग भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है एंड प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कब हमें अफेक्ट यूज करना है और कब हमें इफ़ेक्ट यूज करना है इन जनरल वे, अगर हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है बिसाइड एंड बिसाइड्स। ये भी इतने सिमिलर लगते हैं हमें कई टाइम पे। पता है, हमें यूज़ करना होता है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब हमें दो में से कोई एक चूज़ करना होता है या सेंटेंस ऑलरेडी फॉर्म होता है और उसमें से हमें ये पता लगाना होता है कि ये सही यहाँ पे यूज़ किया गया है या नहीं, या फिर ये यूज़ होगा या फिर ये यूज़ होगा, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इस कन्फ्यूजन को फिक्स करते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट की। तो शुरुआत करते हैं इसकी मीनिंग से। तो अफेक्ट का मतलब होता है, एक्चुअली अफेक्ट एक वर्ब फॉर्म में है। ठीक है, पहले तो ये जानते हैं कि अफेक्ट एक वर्ब फॉर्म में है। वर्ब का मतलब क्या होता है? संचालित करना किसी भी सेंटेंस को, उसकी क्रिया को बताना कि उस सेंटेंस में हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है, वो चीज़ बताना। एंड इफ़ेक्ट जो है उसका भी मतलब होता है प्रभाव, लेकिन अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, डालना यहाँ पे एक वर्ब ऐड हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिक एक वर्ब बन गया। अफेक्ट का मतलब होता है कि इसे वर्ब फॉर्म में यूज़ करना, मीन्स प्रभाव डालना। और इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी वजह से प्रभाव पड़ चुका है और वो प्रभाव हम देख रहे हैं, तो ये एक नाउन फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि कोई रिजल्ट हम देख रहे हो, किसी इफेक्ट के पढ़ने के बाद जो रिजल्ट हम देख रहे हो वो होता है एक इफेक्ट। सेंटेंस से देखते हैं, मे बी ज़्यादा क्लियर हो। अफेक्ट का, द हैवी रेन विल अफेक्ट द क्रॉप। ये देखिए, ये मतलब बहुत मूसलाधार, बहुत भारी वर्षा जो है वो क्रॉप्स को यानी फसलों को अफेक्ट कर सकती है, यानी प्रभावित कर सकती है। ठीक है, और इफेक्ट को देखते हैं, नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम। यहाँ पे इफेक्ट देखिए नाउन फॉर्म में यूज़ कर लिया गया है कि कोई भी सलाह उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। ठीक है, कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है विशेष किसी भी एडवाइस का। इस तरीके से आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा, और नहीं होगा तो एक बार आप अपने तरीके से कोशिश करिएगा। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे बिल्कुल बताइएगा, हम कुछ और सेंटेंसेस के साथ इसे क्लियर करेंगे। वैसे इतना हार्ड कुछ है नहीं इसमें, फिर भी आप देख लीजिएगा। बिसाइड एंड बिसाइड्स की बात करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स में बस एक एस का फ़र्क है, लेकिन इसकी मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है जो कि आमने सामने भी मैच नहीं करता। लाइक बिसाइड की हिंदी होती है सहारा, किसी के सहारे। ठीक है, जैसे कि आप सेंटेंस में भी देख रहे होंगे, ही स्टूड बिसाइड द वॉल, वो वॉल के सहारे, दीवार के सहारे खड़ा है। एंड बिसाइड्स की मीनिंग यहाँ पे अगर देखेंगे, बिसाइड्स गिविंग मी बुक्स ही हेल्प्ड मी मनी। तो पहले बिसाइड की मीनिंग होती है इसके अतिरिक्त। ठीक है, यानी कि इसके अलावा भी, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा तो हो जाएगा एक्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे वाले वीडियो में शायद समझाया था, के अलावा भी, यानी कि इसके अलावा भी इन्होंने मुझे, यानी कि 2 रुपए के अलावा इन्होंने मुझे, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए समझ आएगा आपको। बिसाइड्स गिविंग मी बुक्स ही हेल्प्ड मी विद मनी, यानी कि उसने बुक देने के साथ साथ, बुक देने के अतिरिक्त भी उसने मुझे पैसे से भी मदद की। ठीक है, तो देखिए बिसाइड एंड बिसाइड्स में बस एस का डिफरेंस है, लेकिन इसकी मीनिंग कितनी अलग है। तो आप जनरली सोच लीजिएगा कि बिसाइड है तो वो छोटा सा है, मीन्स उसमें एस नहीं लगा है, तो उसका अर्थ होगा बहुत सिंपल सा कि सहारे। एंड बिसाइड्स उसमें एस लगा है, तो उसका मतलब होगा इसके अतिरिक्त भी। इतना आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा, आ गया होगा। और अ, अगर मेरे समझाने से आपको समझ ना आ रहा हो, कोई मिस्टेक हो रही हो मुझसे, मेरे अप्रोच में कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ कमेंट। और अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो, वैसे आप इसे डेली देख लिया करिए, इतनी बड़ी कोई वीडियो होती नहीं है, लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं आपके
आपके वोकैब को इन्हेंस करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो देख लिया करिए, पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए एंड ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके साथ ही बहुत कुछ और आने वाला है। मैं रोलिंग बाय टाइम आपको पूरा ग्रामर इसी पे बताने वाली हूँ। ग्रामर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, अगर वो प्रैक्टिस में ना रहे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एग्ज़ाम में। सिर्फ एग्ज़ाम में ग्रामर पहचानने के लिए ही नहीं, आपकी राइटिंग स्किल भी ग्रामर से बहुत अच्छी होती है। बोलने का तो आजकल लोग अमेरिकन इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, वो ग्रामेटिकली इतनी मिस्टेक्स होती हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ग्रामर फॉलो करिए, लेकिन आपको पता स्पीकिंग में, लेकिन राइटिंग में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रामरली मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है आपके जो भी एग्ज़ामिनर हैं उन पे। कि लिख तो आप इंग्लिश में रहे हैं, फिर इतनी बड़ी एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस पे हमें कमांड होनी चाहिए। बहुत बेसिक बात है ये, बहुत बेसिक स्किल है, होनी चाहिए। तो बस इसी मोटो के साथ बहुत सारी चीज़ें इस पे बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं बहुत शॉर्ट में ही सारी चीज़ों को डिस्कस करती हूँ आपके साथ। और इसके साथ भी बहुत अलग अलग तरीके की वीडियोस आएंगी, जैसा कि प्रशांत सर ने भी आपको कल कन्वे कर ही दिया। आप देख लिया करिए, उनका वीडियो भी बहुत बेस्ट होता है। वो इतने अच्छे से जीएस को इलैबोरेट करते हैं कि वो बस जीएस नहीं रह जाती, मीन्स करंट अफेयर नहीं रह जाता। वो आप कभी भी देखेंगे तो वो आपको हेल्प देगा ही देगा, इन एनी कास्ट। ठीक है, तो उन्होंने भी आपको कन्वे किया होगा कि 5 लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया टू आने वाली है। तो बस आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और सारी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। तो इसके लिए, इन सारी इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड टू एंड लाइक टू। ठीक है, अगेन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।